आज हम सिर्फ चुनाव के हार जीत की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम शासन की असली बुनियाद को समझेंगे। हम पोटका विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे जमीनी हकीकत, लोगों की जरूरतें और आंकड़े ये सब मिलकर एक बेहतर नेतृत्व का खाका तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पोटका की जमीन को समझते हैं। ये झारखंड का वो इलाका है जहाँ की मिट्टी, वहाँ का मौसम और लोगों की रोजी रोटी ही तय करती है कि वोट किस तरफ जाएगा। ये एक आरक्षित सीट है जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ की राजनीति आदिवासी समुदायों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। देखिए, पोटका की सारी राजनीति ना इन 2 नंबरों के आसपास घूमती है। यहाँ करीब 48% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और बाकी के 52% में दूसरे समुदाय हैं जिनमें सदान सबसे ज्यादा हैं। अब ये जो लगभग बराबरी का बंटवारा है, यही एक तरह का राजनीतिक तनाव पैदा करता है, जहाँ हर एक वोट की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले एक नया नजरिया, फिर जमीन की असलियत को समझेंगे, 2024 के जनादेश का मतलब निकालेंगे, वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करेंगे और आखिर में शासन के लिए एक ठोस रोड मैप और लोगों का भरोसा बनाने की रणनीति पर बात करेंगे। तो हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल साफ है। हम सिर्फ हार जीत के शोर तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम आंकड़ों के पीछे का क्यों जानना चाहते हैं, ताकि एक ऐसा ढांचा तैयार हो सके जो वादों पर नहीं बल्कि काम पर टिका हो और सही मायनों में एक ऐसा नेतृत्व बनाए जो लोगों के लिए काम करे। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। देखिए, पोटका की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से खेती और माइनिंग पर निर्भर है। यहाँ लोगों की जिंदगी, उनकी चिंताएं, चाहे वो मनरेगा की मजदूरी का सवाल हो, पानी की किल्लत हो या पेंशन में देरी, ये सारी चीजें सीधे सीधे उनके वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं। राजनीति यहाँ कोई हवाई बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हुई है। और यही हमें 2424 के नतीजों की पहेली तक ले आता है। ऊपर से देखने पर तो लगता है कि ये सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक जीत है, लेकिन जब आप नंबरों को थोड़ा कुरेदते हैं ना, तो एक चेतावनी साफ नजर आती है। जीत तो हुई, मगर जीत का अंतर बहुत कम हो गया और ये जमीन पर पनप रही किसी बेचैनी का साफ संकेत है। जरा इस डैशबोर्ड पर नजर डालिए। ये पिछले 3 चुनावों की पूरी कहानी बताता है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जिससे पता चलता है कि लोग अब ज्यादा जागरूक हैं। लेकिन असली कहानी छिपी है इन 2 कॉलम में, वोट शेयर और जीत का अंतर। हमारा सारा ध्यान यही होना चाहिए। और ये स्लाइड उस कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 2019 में जीत का अंतर 43,000 वोटों से भी ज्यादा था। 2024 आते आते ये घटकर लगभग 28,000 पर आ गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बता रहा है कि जमीन पर कुछ तेजी से बदल रहा है, जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। और ये है वो नंबर जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है, +5.95%। ये वो वोट स्विंग है जो बीजेपी की तरफ गया और जिसने एक बड़ी जीत को एक साधारण जीत में बदल दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हुआ क्यों, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये बदलाव आया क्यों, मार्जिन कम क्यों हुआ, वोटर खिसक कर कहाँ चला गया। इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं है, बल्कि ये वादों और जमीनी हकीकत के बीच जो फासला बढ़ रहा है ना, उसमें छिपा है। अगर हम पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। 2014 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। 2019 में जेएमएम के पक्ष में एक जबरदस्त आदिवासी लहर चली और 2024 का नतीजा ये बताता है कि वो लहर अब कुछ हद तक शांत हो रही है। ये दिखाता है कि पोटका की राजनीति कितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। तो मतलब लड़ाई का मैदान एकदम साफ है। एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन की ताकत है, जिसकी नींव है मजबूत आदिवासी सपोर्ट और जमीन पर फैला हुआ कैडर, और दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता हुआ खतरा है, जो गैर आदिवासी यानी सदान वोटों को एकजुट करने और राष्ट्रीय मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रही है। सारी लड़ाई इन्हीं 2 ताकतों के बीच है। लेकिन ये रणनीतिक लड़ाई जमीन पर लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालती है? आदिवासी गांवों में शिकायतें बिल्कुल साफ हैं। जमीन जाने का डर, मनरेगा का पैसा वक्त पर ना मिलना, महिलाओं की पेंशन में महीनों की देरी, खराब पड़े हैंडपंप और अधूरे पड़े सरकारी घर। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की तकलीफें हैं। और ये नाराजगी सिर्फ आदिवासी इलाकों तक ही नहीं है,
गैर आदिवासी, सदान समुदाय और महिलाओं की भी अपनी शिकायतें हैं। टूटी सड़कें, आती जाती बिजली, साफ सफाई की अधूरी योजनाएं और पेंशन में वही देरी। मतलब समस्याएं हर तरफ हैं और जो गवर्नेंस की मशीनरी है वो असल में लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। और जब लोगों की शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नाकामी नहीं होती, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का सवाल बन जाता है, जो हर नागरिक को सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार देता है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। तो ठीक है, समस्या की पहचान हो गई, अब समाधान पर आते हैं। यहां से हम एक ठोस, चार तरफा रणनीति की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि गवर्नेंस को पटरी पर लाने, लोगों से दोबारा कनेक्शन बनाने और असल नतीजे देने के लिए है। इस रणनीति के पहले दो हिस्से जमीन पर संगठन को मजबूत करने के बारे में है। पहला, चुनावी मशीनरी को ब्लॉक लेवल तक कसना और हर बूथ कमेटी को एक्टिव करना। दूसरा, गठबंधन के सभी साथियों को एक साथ लाना ताकि जमीन पर कोई कंफ्यूजन ना रहे और एक होकर काम किया जा सके। तीसरा हिस्सा है सही नैरेटिव बनाने का, लोगों तक एक साफ कहानी पहुंचाना जो बीजेपी को आदिवासी कल्याण के वादों से पीछे हटने वाले के तौर पर पेश करे। और चौथा है संसाधनों का सही इस्तेमाल, मतलब अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिव करना और लोगों की समस्याओं पर तुरंत मदद के लिए टीमें भेजना। चलिए इस रणनीति को और आसान बनाते हैं। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। पहले चरण में नींव रखी जाएगी, हर गांव, हर मोहल्ले से शिकायतों का एक डेटाबेस बनेगा। दूसरे चरण में घर घर जाकर और नुक्कड़ सभाएं करके लोगों तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी। और आखिरी और सबसे जरूरी चरण में शिकायतों का तेजी से समाधान करके लोगों को वोट के लिए मोबिलाइज किया जाएगा। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ असली चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि मिले हुए जनादेश को जनता के विश्वास में बदलना है। और ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि विश्वास बातों से नहीं, काम से बनता है। जब वादों को जमीन पर उतारा जाता है और लोग उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ तभी सच्चा विश्वास पैदा होता है। शासन का असली मकसद यही है। आज के डिजिटल जमाने में एक और बात बहुत जरूरी है, और वो है प्राइवेसी। जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि हर डेटा एक इंसान से जुड़ा है। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत किसी भी वोटर की सहमति और उनकी जानकारी का सम्मान करना सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये भरोसा बनाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। नेतृत्व का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव जीत लेना है, या फिर ये हर दिन अपने काम से, अपनी सेवा से शासन करने का हक कमाना है? शायद जवाब हम सबको पता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।